Today we are starting the new chapter of physics. थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री का हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे अब। बहुत हद तक सेम है। केमिस्ट्री में अगर अच्छे से समझ आ जाए तो फिजिक्स भी आपको बहुत इजी लगेगा, ऐसे लगेगा कि आप इसको रिवाइज भी कर रहे हो, ठीक है। तो फिजिक्स का आपका 12th चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं जब, इसमें हम बात किसकी करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स में हम जब बात करते हैं, इट इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क, इनको मैकेनिकल वर्क, ये चीज होती है। इसके अलावा मैकेनिकल वर्क भी हीट में ट्रांसफर हो सकता है, हीट भी मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर हो सकती है, मैकेनिकल वर्क भी हीट में ट्रांसफर हो सकता है। ये वाइस वर्सा सिचुएशन होती है, ठीक है। तो सिर्फ मैकेनिकल वर्क में हमारे पास ज्यादा फॉर्म ऑफ एनर्जी भी आ जाती है। और इससे जो उनके है, ये सारा का सारा जो टॉपिक है हमारा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यूज होता है। कहाँ पे? मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक लेवल के मतलब हम प्रेशर की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर की, मास की, कंपोजिशन की, इन सब चीजों की बात करेंगे इसमें। माइक्रोस्कोपिक साइज की है थर्मोडायनेमिक्स में। मैक्रोस्कोपिक जो मेजर बड़ी चीजें, बल्क में जो चीजें आ जाती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। और इसी कारण ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बहुत डिफरेंट है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। नाउ व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? देखो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारे पास, देखो गैस हम मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करेंगे, है ना, और उनकी काइनेटिक थ्योरी के बारे में पढ़े तो कंप्लीटली माइक्रो लेवल पे हो गया, राइट। बट ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये मैक्रो लेवल पे हो गया। तो इट इज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ गैसेस। किसी भी गैस में मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है, वो किस तरह से एक्ट करिए उसमें हम, वो तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे आ गया, बहुत ही ज्यादा माइक्रो लेवल पे आ गया था काइनेटिक थ्योरी। बट थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास मैक्रो लेवल पे आता है। अब हमने कहा कि ये मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है, या मैकेनिकल वर्क को हीट में कन्वर्ट करता है। हीट मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल वर्क हीट में से वाइस वर्सा सिचुएशन होती है। तो क्या ये मैकेनिक्स की जैसे है? तो अगला सवाल ये आता है कि क्या ये मैकेनिक्स जैसे है? नहीं है। जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मोशन, रेस्ट एंड मोशन, है ना। तो चाहे उसमें रोटेशनल मोशन हो रहा है, या उसमें टॉर्क लग रहा है, एंगुलर मोमेंटम लग रहा है, ये सब चीजें पढ़ते हैं मैकेनिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम कौन सा टॉर्क पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। केमिस्ट्री में कहाँ हमने थर्मोडायनेमिक्स में टॉर्क पढ़ा, फोर्स पढ़ी? कुछ भी नहीं पढ़ा। थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं सिस्टम की, सराउंडिंग की। एडियाबैटिक सिस्टम होता है, ठीक है, आइसोबैरिक सिस्टम होता है, तरह तरह के सिस्टम की बात करते हैं जिसमें हमारे पास हीट इवॉल्व होती है। हीट के साथ रिलेशन होता है हमारा, प्रेशर कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, सराउंडिंग से कितना ओपन है, कितना क्लोज है सिस्टम, राइट। बट मैकेनिक्स इज ऑल अबाउट मोशन, रेस्ट, वेलोसिटी, टॉर्क, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी चीजें पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। तो ये तो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ये मैकेनिक्स है आउटर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे। ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट के लिए होता है, ठीक है। इंटरनल मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ बॉडी, मैक्रोस्कोपिक स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि मान लो एक बुलेट को फायर किया, उसकी मैकेनिकल स्टेट चेंज, स्टेट में क्या चेंज आएगा? एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की सिचुएशन उठाई जाएगी, उसका टेम्परेचर, उसके ऊपर तो चलो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब बुलेट मान लो किसी टारगेट के बीच में से क्रॉस करके गई है, यहाँ से बुलेट गई है उस टारगेट को क्रॉस करते हुए, बाहर निकल गई बुलेट क्रॉस करके, तो उस वक्त उसकी हीट में क्या चेंज आया, बुलेट के टेम्परेचर में क्या चेंज है, वो चीज जरूर हम इसमें कह सकते हैं। बट फिर वो मैकेनिक्स भी काउंट होता है, थर्मोडायनेमिक्स में भी काउंट होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की अगर मुझे डेफिनेशन देनी हो, तो इफ आई हैव टू डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, तो हाउ विल आई डिफाइन thermodynamics? Thermodynamics is a branch of science, branch of science
that deals with the concepts of heat and temperature, heat and temperature, and the interconversion of heat and other forms of energy. तो ये मेरे पास थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन आ गई। क्या है? साइंस की ब्रांच है जिसमें वो हीट, टेम्परेचर और उनकी जो हीट की जो अदर फॉर्म्स है उसमें इंटरकन्वर्जन की बात होती है। ठीक है, सिर्फ एनर्जी के रिलेटेड बात करनी है हमने इसमें। वर्क डन होगा इसमें, हाँ एक चीज जरूर है, वर्क डन जरूर इंक्लूड होगा। क्यों? एनर्जी हमें किससे मिलती है? वर्क डन से मिलती है, राइट। अगर वर्क डन होगा दैट मींस एनर्जी है, और वर्क डन हो रहा है उसी के कारण एनर्जी है। ये चीज तो पता ही है ना हमें, ये कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड ना कुछ टर्म्स आ जाती है, छोटी छोटी टर्म्स है, एक बार देखने में कुछ नहीं जाते। जैसे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम, एक हमारे पास टर्म आती है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। होता क्या है? मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। So I can thermodynamic system के an assembly of a very large number of particles, बहुत सारे particles, a very large number of particles, उनमें क्या है? They have having a certain amount of, या certain value कह दो, amount ना को value of pressure, volume and temperature। तो वो मेरे पास क्या आ जाता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम आ जाता है। ठीक है, यानी कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, किसी गैस के पड़े हैं, मान लो कोई गैस है, या ये कह लो मेरे पास चाय है, इस बॉक्स के अंदर स्टील का डब्बा है मेरे पास, उसके अंदर चाय पड़ी है। उसका क्या टेम्परेचर है? उस डब्बे के अंदर बंद किया मैंने डब्बा, उसके अंदर क्या प्रेशर है, चाय की क्या वॉल्यूम है। तो वी ऑल आर कंसर्न अबाउट पीवीटी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। हमें किससे मतलब है? सिर्फ पीवीटी से। पीवीटी क्या है? प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। इस चीज को ध्यान रखना, इससे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आएगी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास काम सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? जो मेरे पास सिस्टम के आसपास का सारा एरिया है, जो एटमोस्फेयर है, कैसा एनवायरनमेंट है, उसका सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, दैट इज ऑल अबाउट सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है, चाहे मेरे चाय को फ्रिज के अंदर रख दिया, या मैंने चाय को एक जैसे सॉस पैन में डाल के उसको चढ़ा दिया चूल्हे पे, कुछ नहीं हो सकता। उसका मेरे सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट इज अ सराउंडिंग। डेफिनेशन लिखनी है, लिख लो। एवरीथिंग एवरीथिंग outside the system outside the system everything outside the system which can have, देखो मैं यहाँ पे कैन लगा रही हूँ, क्यों लगा रही हूँ? हो सकता है, नहीं भी हो सकता। which can have a direct effect on the system, which can have a direct effect on the system, वो क्या सराउंडिंग है। तो मेरे यहाँ पे इससे पहले आपके सामने बात की पीवीटी की। ये पीवीटी को हम क्या कहते हैं? देखो ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। These PVT are getting included in thermodynamic system, so I can call them thermodynamic variables। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या है? ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जब भी हम थर्मोडायनेमिक्स के लॉ यूज करेंगे, या किसी भी सिस्टम के अंदर हीट का क्या चेंज आ रहा है, कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी आ रही है, सारा कुछ थर्मोडायनेमिक। इन सब चीजों की बात करें तो उसमें भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ये सबसे ज्यादा पहले होंगे, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा।
होगा तो बहुत कुछ, नो डाउट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे लिए मैटर करेगा। अगर गैस की बात करें तो उसका गैस कांस्टेंट हमारे लिए मैटर करेगा। बट मेजर हमारे पास चीजें होंगी प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इसको हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल भी कहते हैं। देन हमारे पास आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन ऑफ स्टेट? कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन है, ये टर्म नहीं, कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन है किसके अंदर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो मेरे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आए थे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनके रिलेटेड जो भी मैथमेटिकल हमारे पास एक इक्वेशन आई है या रिलेशन आया है इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। विच इज व्हाट PV इज इक्वल टू nRT। ये है इक्वेशन ऑफ स्टेट। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की हमने एक मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली जिसमें हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, और वो इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। अब n क्या है मेरे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। हमारे पास एक आइडियल गैस है, जैसे हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में आइडियल फ्लूइड के बारे में पढ़ा था या आइडियल लिक्विड के बारे में पढ़ा था, वैसे ही आइडियल गैस के बारे में भी आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आता है आर। आर के गैस कांस्टेंट होता है, वैसे गैस इक्वेशन में कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है बेसिकली। पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टी, सॉरी अकेला टी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक से इंट्रोडक्शन है। बेसिक से इंट्रोडक्शन आगे और पढ़ेगी, इसलिए भी हम नहीं हटने वाले हैं। मेन मेन जो टर्म्स है जो आपको 1 मार्क का क्वेश्चन बना के दे सकती है एग्जाम में, वो पढ़ रही है। तो इनमें से एक नंबर का क्वेश्चन वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं, हाँ गैस इक्वेशन का हो सकता है, जिसको हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट का नाम दिया गैस इक्वेशन को। या व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, डिफाइन थर्मोडायनेमिक्स, डिफाइन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, स्टेट दी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं हम हमारे आगे के टॉपिक पे चलते हैं, एंड दैट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें हमारे पास क्या कुछ आ जाता है? देखो, मेरे पास ना इसमें दो सिस्टम होंगी, उसको मैं कह दूं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर उसके पास सेम टेम्परेचर है। तो आई हैव टू सिस्टम आर सेट टू बी इन थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम with each other with each other if and only if they have if both of these systems have same temperature। ठीक है, सेम टेम्परेचर है दोनों सिस्टम का, तो वो किस में माने जाएंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे। तो एक तरह से मैं ये कह दूं कि मेरी चाय बनाई, ठीक है, दोनों को मैंने, उस चाय को मैंने दो स्टील की ग्लासेस में डाल दिया। एक कप, एक गिलास आपको दे दिया, एक मैंने दे दिया। दोनों का ऑब्वियसली ग्लास का टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि ग्लास का जो थिकनेस थी ग्लास की और जो डायमीटर था, यू कैन से जो लेंथ थी, हाइट थी, तो सारी सेम थी। इवन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल वाज सेम। तो हमारे पास जो दो कप चाय के, दो ग्लास चाय के, उसका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा फिजिक्स के वे में देखें, तो मेरे पास गैसेस है, मेरे पास दो गैसेस है ए एंड बी। मेरे पास दो डिफरेंट वेसल्स है इस तरह से। ये है मेरे पास एक वेसल, जिसके अंदर दो अलग अलग वेसल्स बनी हुई है इस तरह से। इसमें है गैस है, इसमें है गैस है। ठीक है, इसका प्रेशर होगा PA, इसकी वॉल्यूम होगी VA। इसका प्रेशर होगा PB, इसकी वॉल्यूम होगी VB। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ना एक दीवार है, ये एक वॉल है। ये जो वॉल है इसके बीच में ये है एडियाबैटिक। क्या कौन सी है ये? एडियाबैटिक वॉल। अब एडियाबैटिक वॉल कौन सी होती है? एडियाबैटिक के नाम से पता चलेगा आपको, ये इंसुलेटिंग वॉल है।
कौन सी है ये एडियाबैटिक वॉल? कौन सी होती है? इंसुलेटिंग वॉल होती है। इंसुलेटिंग वॉल कौन सी वॉल होती है? जो अलाउ नहीं करती फ्लो ऑफ हीट, यानी कि ए से बी में हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ना ही बी से ए में हीट ट्रांसफर होगी, यानी कि दैट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट। इस सिस्टम में मेरे पास दो गैसेस हैं, ए और बी। दोनों का प्रेशर क्या है? पी ए बी ए और पी बी वी बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और इन दोनों को सेपरेट किया गया वेसल्स को एडियाबैटिक वॉल से, जिसमें फ्लो ऑफ हीट तो पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पॉसिबल पेयर आ जाए, मान लो पी ए वी आ गया, पी बी वी बी आ गया, देयर आर चांसेस कि इक्विलिब्रियम में रहेगी, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो है नहीं कि अगर इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, इसका भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, अगर फ्लो ऑफ हीट उधर ट्रांसफर हो जाती, अगर ट्रांसफर हो जाती तो देयर वर चांसेस कि या तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है या इसका टेम्परेचर कम हो जाता। बट ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि फ्लो ऑफ हीट तो हो ही नहीं रहा, ठीक है। वही अगर मैं ऐसे ही एक सिस्टम लूं, सेम सिस्टम, मेरे पास सेम वेसल्स है, वेसल ए एंड आई हैव वेसल बी, और इन दोनों के बीच में क्या है? वॉल। अगेन इन दोनों के बीच में क्या है? वॉल। अब ये जो वॉल है मेरे पास है डायाथर्मिक वॉल। कौन सी वॉल है? डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल कौन सी होती है? ये एक इससे उलट होगी। कौन सी होगी? कंडक्टिंग। कौन सी वॉल होगी ये? कंडक्टिंग। कंडक्टिंग का क्या मतलब है? इट विल अलाउ द हीट टू फ्लो थ्रू इट, अलाउज द फ्लो ऑफ हीट। अगर फ्लो ऑफ हीट अलाउड है तो दोनों गैसेस में देयर आर चांसेस की एक्सचेंज ऑफ हीट होगी। तो मान लो इस मान लेते हैं, देखो मेरे पास इसके है पी ए वी ए, इसका है पी बी वी बी, प्रेशर ऑफ वॉल्यूम। इनकी ये जो स्टेट्स आ रही है ये अब भी एक दूसरे इक्विलिब्रियम नहीं मानी जाएंगी, मान से एक ही मानी जाएगी। चलो इसको पी डैश वी डैश ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई भी फ्लो ऑफ हीट ना हो, अगर दोनों के बीच में कोई भी फ्लो ऑफ हीट ना हो, बट ये तो कंडक्टिंग है। अगर मान लो इसका टेम्परेचर है 15.2 डिग्री सेल्सियस, इसका है 15 डिग्री सेल्सियस, तो 0.2 तो ट्रांसफर हो ही जाएगा। ये तो 0.2 किधर भी ट्रांसफर हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो मैं तो ये मानूंगी कि ये वाला जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में है। एडियाबैटिक वाला माना जाएगा इक्विलिब्रियम में, ये वाला नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सिस्टम्स के पास क्या इक्वल टेम्परेचर होगा, एट इक्वल प्रेशर एंड इक्वल वॉल्यूम, तो दे विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से एक सिस्टम is said to be in state of thermodynamic equilibrium अगर जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स है जो कि थर्मोडायनामिक स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। मान लो ना तो प्रेशर चेंज हुआ, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, तीनों नहीं चेंज हुआ। बेसिकली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ये है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं होता इसमें, सिर्फ टेम्परेचर नहीं कहेंगे, हमारे पास जो तीनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है ना वो नहीं चेंज हो रहे। if they have same temperature, pressure and volume, ऐसे ही लिखा हुआ, तीनों सेम है। and they do not change with time, ये भी लिख दो साथ में, do not change with time। मतलब मैंने जो ए और बी के अंदर चाय रखी है ना, 10 घंटे बाद भी उसका टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम सेम रहेगा। इतना मेरे पास आइडियल सिस्टम आ गया, तो उसमें मैं कहूंगी ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में और भी कई चीजें आ जाती है। इसमें हमारे पास मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी देखने को मिलता है, थर्मल इक्विलिब्रियम भी देखने को मिलता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, क्योंकि क्योंकि हमारे पास हमें सिर्फ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल से बात मतलब होता है, हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ स्टेट से मतलब है, याद रखना, और किसी चीज से मतलब नहीं, कोई काइनेटिक थ्योरी नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। तो मेरे पास एक तो इसमें आ जाता है कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम
मतलब इसमें और भी काफी कैटेगरीज आ जाती है। मैकेनिकल आ गया, थर्मल आ गया, एक और लिख लो थर्मल, इसमें से केमिकल, तीनों एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरीज है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, देखिए इसमें होता क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होती बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। नो अनबैलेंस फोर्स, नो अनबैलेंस फोर्स बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, चाहे इंटीरियर की बात हो रही है चाहे एक्सटीरियर की, ठीक है, स्पेशली इंटीरियर, वो मेरे पास मैकेनिकल में आएगा। मैकेनिक्स में क्या बात की थी हमने, फोर्स के कॉज की। मान लो मैं कह रही हूँ कि इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है तो इसके ऊपर ऑपोजिट नॉर्मल फोर्स भी लग रही है, ठीक है, इस तरह से। इसमें अगर मैं मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहूँ तो कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं होगी, सब बैलेंस होगा। मतलब कि बैलेंस फोर्स देखो, चाहे बैलेंस फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, चाहे ऐसे देख लो इजी करने के लिए, बैलेंस फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। फिर थर्मल, थर्मल भी क्या होगा, जितनी भी पार्ट्स होंगे सिस्टम और सराउंडिंग के आर एट सेम टेम्परेचर, ऑल द पार्ट्स, जो हमने पहले लिखा था, ये थर्मल इक्विलिब्रियम भी था, ठीक है, ऑल द पार्ट्स ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, system and surrounding are at the same temperature, ठीक है। केमिकल क्या है, केमिकल ये देखिए, जैसे अभी थर्मोडायनेमिक्स पे एंट्रोपी और एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था इन केमिस्ट्री, इफ यू रिमेम्बर, तो वही चीज है कि मेरे पास जो है कोई स्पॉन्टेनियस चेंज नहीं आ रहा इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि अच्छा वो एंट्रोपी एंथैल्पी तो अलग चीज थी, वो तो रैंडमनेस वगैरह आ गया था हमारे पास, है ना। तो मान लो मेरे पास यहाँ पर कोई केमिकल लोचा नहीं हो रहा, केमिकल लोचा का मतलब मेरे पास यहाँ पर कोई रिएक्टेंट से मान लो इधर आके प्रोडक्ट नहीं बना, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट और टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ना हो कि यहाँ पर मेरे दोनों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स को रखा है कि अगर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए तो वो कोई और फॉर्म ले ले या किसी आसपास वॉल्स से ही रिएक्ट कर ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, सिस्टम, सिस्टम दैट डज नॉट अंडरगो, that does not undergo any spontaneous change, एकदम से कोई चेंज ना आए, नेचुरल या रैंडम कोई ऐसा चेंज ना आए, ठीक है। any spontaneous change in its internal structure, in its internal structure, किसके कारण, ड्यू टू, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन हो सकती है कोई भी, जो कि मैंने अभी बताया कि किसी के साथ रिएक्ट कर जाए या कोई डिफ्यूजन हो जाए वगैरह वगैरह, किसी भी कोई केमिकल लोचा नहीं होना चाहिए। तो ये मेरे पास थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, और उसमें क्या क्या कैटेगरीज आती है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद ये जो अब अगला टॉपिक करेंगे वो लास्ट होगा। अभी इसमें से छोटी छोटी जो बेसिक टर्म्स है उनके बारे में पढ़ना था हमें। तो वो लास्ट टॉपिक होगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जस्ट गिव मी अ सेकंड। वो भी आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है जीरोथ। मैम केमिकल इक्विलिब्रियम दोबारा एक्सप्लेन करना। केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, मेरे पास कोई भी मान लो सिस्टम है, ठीक है, वो सिस्टम के अंदर इसके ऊपर मैंने अच्छा सा बढ़िया सा सिस्टम लगा दिया, ठीक है। मान लो ये जो वॉल्स स्टील की बनी है, स्टील की, एल्यूमिनियम, कुछ भी मान लो, एल्यूमिनियम की बनी है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर कुछ ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। मान लो मैंने पिकल्स डाल दिए, पिकल्स रिएक्ट वेल with metals and alloys. Why? Because they are sour. They make acid. ये एसिडिक होते हैं, फिर इसके अंदर अभी क्या डाला होता है पिकल से, सबसे ज्यादा तो लेमन जूस भर भर के डाला होता है। कोई भी पिकल ले लो, चाहे आप क्यूकम्बर का ले लो,
अदरक का पिकल मुझे काफी पसंद है, ठीक है, या मैंगो पिकल ले लो। लेमन पिकल तो होते ही पूरे एसिडिक है, ठीक है, दे आर एसिडिक। तो जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो उसको इरोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है, इरोजन स्टार्ट होगी वहां पर। इसके अलावा जो ये सब्सटेंस बनाएगा दैट विल मेक द पिकल गो बैड, पिकल खराब हो जाएंगे, सारा अचार खराब होगा। और वो इतना यू कैन से खराब हो जाएगी कि उसको खाने से पर्सन को फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है, बीमार तक हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, बीच में केमिकल हो चाहिए हो रहा है, केमिकल रिएक्शन होगी। यानी कि मुझे सिस्टम वही उठाना है जिसमें कोई नेचुरल चेंज या रैंडम चेंज ना आ जाए इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। ये ऐसे था, इसलिए क्या मेटल के साथ रिएक्ट किया तो पीछे कुछ बनाएगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही, राइट। कोई केमिकल रिएक्शन ना हो जाए यहाँ पे। ये मेरे पास कोई ऐसी गैस है जो बहुत इजीली डिफ्यूज हो जाती है, कोई ऐसी गैस की मॉलिक्यूल्स है जो कि इजीली क्या है, जिस मेरे सिस्टम की जो बाउंड्री है उसके साथ वो डिफ्यूज हो रहे हैं। या मेरे कॉपर सल्फेट के का सोल्यूशन ले लिए CuSO4, उसके अंदर मेरे कोई ऐसी चीज डाल दी जिसके साथ वो रिएक्ट कर सकता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकता है, राइट, सब इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस के साथ मिलके। तो ये सारी चीजें ना हो थर्मोडायनेमिक्स से, ये सारी चीजें ना हो। अगर ये सब नहीं हो रही तो मैं कहूंगी थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। बट अगर ये सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, डिफ्यूजन हो रही है, वगैरह वगैरह सब कुछ हो रहा है, केमिकल जो हमने अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ती आए हैं इनऑर्गेनिक, वो सब हो रहा है, देन द सिस्टम इज नॉट इन केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, अब आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, केमिस्ट्री में पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो सिस्टम है ए एंड बी और उसको सेपरेट कर दिया विद थर्मल इक्विलिब्रियम, कोई भी एडियाबैटिक वॉल से मैंने उसको सेपरेट कर दिया और एक तीसरा सिस्टम लगा दिया ए और बी के ऊपर या उसके साथ, ठीक है, तो वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कंसेप्ट क्या है इसका, जो टेम्परेचर है पर यहाँ पे क्या है फिजिकल क्वांटिटी, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता है कि एक की जो टेम्परेचर है अपन यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है हमें पता है, और उसकी वैल्यू सेम ही रह सकती है, रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती। डिपेंड किस पे करता है कि हम उसको सिस्टम को सेपरेट किससे कर रहे हैं। अगर तो मैं लगा रही हूँ अच्छे से एडियाबैटिक वॉल, फिर तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, ठीक है, फिर तो टेम्परेचर सेम रहेगा और वो थर्मल इक्विलिब्रियम भी में रहेगा। जैसे कि मेरे पास एक सिस्टम है इस तरह से, ठीक है, ये मेरे पास ए है और इन दोनों के ये है बी है, और इन दोनों के बीच में मेरे पास क्या लगी हुई है, एडियाबैटिक वॉल लगी है। क्या लगी है, एडियाबैटिक वॉल। ये तो पता ही है दोनों का टेम्परेचर जितना है वही रहेगा। मान लो दोनों का 5-5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 5-5 लेकिन इसके ऊपर मैंने लगा दी एक डायाथर्मिक वॉल। कौन सी लगा दी, डायाथर्मिक वॉल। और उसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, तीसरा सिस्टम, सिस्टम सी। अब क्या होगा, जो दो ए और बी है वो तो एडियाबैटिक वॉल से है, हीट फ्लो नहीं होगी, ये डज नॉट फ्लो थ्रू एडियाबैटिक वॉल। फिर ए और बी को मैंने सेपरेट किया डायाथर्मिक वॉल से, डायाथर्मिक वॉल जो फ्लो ऑफ हीट को अलाउ करता है, और वहां पर मैंने तीसरा सिस्टम लगा दिया, उसको सेपरेट कर दिया सी के साथ। अब जो सिस्टम है ए सी और बी सी, ए सी का अपना थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम, टीई लिख रही हूँ थर्मल इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम और इसका अलग होगा। क्यों, ये तो आपस में तो हीट फ्लो ही नहीं कर रही इसके बीच में, इसका तो आपस में कॉन्टैक्ट ही नहीं है, और बी का कॉन्टैक्ट किसको हो रहा है, ए का सी से अलग हो रहा है, बी का सी से अलग हो रहा है। टेम्परेचर जो है ये अपने लेवल पे सेव करने की कोशिश करेंगे। मान लो इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, क्या कोशिश होगी तीनों की सेम रख ले, तीनों के यहाँ पर आपने टेम्परेचर 3.5 रखो, तो किस ना किस तरीके से वो ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ये दोनों आपस में कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ये तो बना नहीं सकते, इनका तो तलाक हो रखा है, तलाक हो रखा है इनका। और ये आपस में दोस्त है, ए से भी आपस में दोस्त है, बी से भी आपस में दोस्त है। तलाक क्यों है, बीच में एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। तो ये है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर मैं इस
एडियाबैटिक वॉल को हटा दूं, यानी कि जो इनका तलाक हो रखा था मैंने इनको वापस मिलवा दिया, एडियाबैटिक वॉल को हटा दिया, तो क्या होगा? तब मान लो इन्होंने अपना थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर दिया, तो इसने ए और सी ने अपना कर लिया, बी और सी ने अपना थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। इनके थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद सबका मान लो टेम्परेचर इतना रहेगा 3.5 डिग्री सेल्सियस, ए का भी, बी का भी, सी का भी। और उसके बाद मैंने कहा कि चलो अब तुम दोनों का तलाक नहीं होगा, अब तुम दोनों की वापस शादी होगी, एडियाबैटिक वॉल को मैंने हटा दिया। जैसे ही मैंने एडियाबैटिक वॉल में हटाया, ये ए और बी फिर भी नहीं आपस में होते, क्यों? क्यों? आपस में खटास थी नहीं, इन्होंने अपना थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ एडियाबैटिक वॉल, देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ये कहता है हमें कंसेप्ट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टेम्परेचर अपनी आप की क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर सिर्फ फिजिकल ही नहीं है, स्केलर क्वांटिटी भी है, याद रखो, फिजिकल एज वेल एज स्केलर। ठीक है? और ये सारे थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स भी घूमेंगे, सब भी घूमेंगे, और ये जरूरी भी है, सफिशिएंट कंडीशन भी है थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है तो थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जो टेम्परेचर है सिस्टम का, वो क्या बताता है कि वो सिस्टम जो थर्मोडायनेमिक थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इसमें है या नहीं, बेसिकली ये सब हमें टेम्परेचर से पता लगेगा और किसी से नहीं पता लगेगा। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में अकेला टेम्परेचर आएगा। ठीक है? तो जब मेरे पास टी ए का टीसीसी हो गया इक्वल, फिर टी बी का भी टीसीसी इक्वल हो गया, जब टी सी टी सी इक्वल है तो ए और बी का टेम्परेचर भी तो इक्वल ही होगा एज अ रिजल्ट, राइट? दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आने वाली क्लासेस में इसको आगे पढ़ेगी, हीट टर्नल एनर्जी वर्क, इसके बारे में पढ़ेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा अगली क्लास में, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, ये बहुत जरूरी है। और जो हीट के साइड कन्वेंशन सब यूज करेंगे, कहाँ पॉजिटिव यूज करते हैं, कहाँ नेगेटिव यूज करते हैं, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। आज यही तक करना था। बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने, उनके डेफिनेशंस पढ़ी है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।